वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एमकेजन क्लासेस। 12th आरबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कुछ सैम्पल पेपर डिज़ाइन किए गए हैं और इन पेपर का पैटर्न स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द मॉडल पेपर्स है जिसे आरबीएसई ने बोर्ड वेबसाइट पे अपलोड करा है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी सैम्पल पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला सेक्शन होगा उसमें हमारे पास रहेंगे 16 एमसीक्यूज, हाफ मार्क्स ईच। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन। तो इसका आंसर रहेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होता है, देन उससे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं और माइक्रोस्पोर टेट्राड की जो वॉल होती है आगे चलकर डिसॉल्व होगी, देन अल्टीमेटली दे विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन secreted by ovary in the later phase of pregnancy। अब यहां पर लिखा हुआ है लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में। बाद में तो ओवरी से प्रेगनेंसी के बाद वाली स्टेजेस की बात करें तो वहां से कौन सा हार्मोन निकलेगा? रिलैक्सिन निकलेगा। नेक्स्ट, विच इज द मेडिसिन फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ऑप्शंस की तरफ नजर डालें तो चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए यूज करते हैं, बट क्वेश्चन में पूछा है मेडिसिन फ्री, तो इसका आंसर होगा लिपेस लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वन एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग एंड द सेक्स क्रोमोसोम इज X0। इसका आंसर रहेगा टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में होता है और यहां पर जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, इसलिए कंडीशन क्या आती है? X0, या फिर हम पूरा बात करें तो 45 प्लस X0। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटेलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। हम जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन के अंदर तीन स्टेप होती हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो यहां पर पूछा है कि कौन सी स्टेप आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज करता है, तो आंसर जाएगा एलोंगेशन। नेक्स्ट, एनालोगस ऑर्गन अराइज ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनालोगस ऑर्गन्स और होमोलोगस ऑर्गन्स दो तरह के होते हैं। तो एनालोगस ऑर्गन अराइज होते हैं ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और होमोलोगस ऑर्गन्स अराइज होते हैं ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट, द स्पोरोजोइट्स दैट कॉज इन्फेक्शन व्हेन अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन आर फॉर्म्ड इन। क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट करती है तो उसमें स्पोरोजोइट्स ट्रांसफर होते हैं पर्सन की बॉडी में, लेकिन वो स्पोरोजोइट्स मॉस्किटो में कहां पर होते हैं? तो दे आर प्रेजेंट इन गट ऑफ द मॉस्किटो। देन डिकम्पोजर्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया आर। तो दोनों हेट्रोट्रोप्स भी होते हैं और सेप्रोट्रोप्स भी होते हैं, तो आंसर जाएगा सेकेंड एंड थर्ड बोथ। नेक्स्ट, which of the following enzymes catalyze the removal of nucleotides from the ends of DNA। यहां पर सीधी सी बात हो रही है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियेजेस और एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं ये डीएनए के एंड में कट लगाते हैं और जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये भी डीएनए में कट लगाएंगे बट सेंटर में लगाते हैं और स्पेसिफिकली बाय रिकॉग्नाइजिंग
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। चलिए नेक्स्ट, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू द मेडिएशन ऑफ अ वायरल वेक्टर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट, अबंडेंस ऑफ विच विटामिन फाउंड इन गोल्डन राइस। अबंडेंस का मतलब होता है लार्ज अमाउंट। तो गोल्डन राइस में विटामिन ए की अबंडेंस बोल सकते हैं या लार्ज अमाउंट में लिए। नेक्स्ट, विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। तो इसका आंसर रहेगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। कोई सी भी फूड चेन हो, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऐसा पिरामिड है कि वो हर कंडीशन में अपराइट रहेगा, क्योंकि हमने देखा है जो फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू 10% लो। नेक्स्ट, म्यूचुअलिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीशीज वेयर। तो म्यूचुअलिज्म को हम शो करते हैं प्लस प्लस से। म्यूचुअलिज्म एक तरह का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें इंटरेक्शन करने वाली दो स्पीशीज जब आपस में इंटरेक्शन करती हैं तो दोनों को एक दूसरे से प्रॉफिट मिलता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा, बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस कहते हैं। जब डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है तो उसमें एक पर्टिकुलर स्टेज पर डार्क कलर सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम होता है ह्यूमस। नेक्स्ट, द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय रोवोल्फिया वोमिटोरिया इज रेसरपाइन। रोवोल्फिया वोमिटोरिया रेसरपाइन केमिकल प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, प्रेडेशन इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीशीज वेयर। प्रेडेशन के लिए हम कैसे डिनोट करते हैं, प्लस माइनस। प्रेडेशन भी एक तरह का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें कि इंटरेक्शन करने वाली स्पीशीज में से एक को तो होता है फायदा और एक को होता है नुकसान। मतलब जो प्रे होगा उसको तो होता है नुकसान और जो प्रेडेटर होता है उसको होता है फायदा। तो आंसर क्या आ गया, वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड अदर इज बेनिफिटेड। यहां पर हमने कंप्लीट कर रहे हैं एमसीक्यू। देन नेक्स्ट चालू करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी हाफ मार्क्स के ही होंगे। फर्स्ट है कोकोनट वाटर इज डैश एंडोस्पर्म। यहां पर पूछा है टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, आंसर है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अगर यहां क्वेश्चन में पूछ लेता कि कोकोनट का जो व्हाइट कर्नल पार्ट होता है यानी कि जिसको हम कंज्यूम करते हैं खाते हैं वो होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है। नेक्स्ट, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम इज। तो कोलेस्ट्रम के अंदर आईजीए एंटीबॉडी होती है और क्योंकि ये एंटीबॉडी है तो इन्फेंट को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन अकर्स इन, ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन ऑफ द सेल। तो साइट पूछी है, ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में। देन ट्रांसलेशन अकर्स इन ऑफ द सेल, ट्रांसलेशन की साइट साइटोप्लाज्म में। ध्यान रखने वाली बात है ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में और फिर ट्रांसलेशन होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर प्रोवाइडेड टू द पर्सन दैट इम्यूनिटी इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। अगर किसी पर्सन को बाहर से बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती है तो उस
एंटीबॉडी से उस पर्सन को जो इम्यूनिटी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट, डैश वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है, पर यहां पूछा है फर्स्ट कौन सा था, तो आंसर है आरएनए। नेक्स्ट, द फंगस विच इज यूज्ड एज बायोकंट्रोल एजेंट इन प्लांट्स, तो आंसर जाएगा ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा ऐसी प्लांट स्पीशीज की बात कर लें या फंजाई की बात कर लें, फंजाई के अंदर ऐसी स्पीशीज है जिसको प्लांट के अंदर बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम लिया जाता है। नेक्स्ट, वेक्टर यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स, ये कैपिटल रहेगा। यह है बायोटेक का क्वेश्चन। जीन ट्रांसफर यदि एनिमल्स पे करना रहता है तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, PBR322 वेक्टर, अगर एनिमल्स में करना होता है तो। लेकिन यहां पर क्या पूछा है, प्लांट्स के लिए, तो प्लांट्स के अंदर जब हमें जीन ट्रांसफर करना होता है तो उसके लिए कौन सा बैक्टीरियम यूज लेते हैं, एग्रोबैक्टीरियम। नेक्स्ट, डैश टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड इन बर्ड्स, तो बर्ड्स के अंदर मिलता है ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब थोड़ी सी देख लेते हैं, जो मेल बर्ड्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं Z टाइप के गेमेट्स, और जो फीमेल बर्ड होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं दो डिफरेंट टाइप ऑफ गेमेट्स विच इज ZW। नेक्स्ट, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर डैश अकर इन डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के अंदर क्रोमोसोम नंबर 21 का ट्राइसोमी होता है। जनरली हम जानते हैं क्रोमोसोम कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, पेयर यानी कि 2, लेकिन यहां पर क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी मतलब क्रोमोसोम 2+1 3। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन रहता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मार्क्स की बात करें तो ये आएंगे 1 मार्क ईच। इनका आंसर डिपेंड करता है 1 लाइन के अंदर या 1 वर्ड के अंदर, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। देखते हैं, व्हाट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो होता है विच इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बनाना। तो आंसर फ्रूट विच इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, डिफाइन क्रॉसिंग ओवर, आंसर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, जो बिल्कुल सेम होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, अगर उनके बीच में उनके सेगमेंट का या पार्ट का एक्सचेंज होता है तो इसी प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। नेक्स्ट, राइट द स्टॉप कोडॉन्स, तो ये बात हम जानते हैं, टोटल कितने कोडॉन्स होते हैं, 64। इन 64 में से 3 होते हैं स्टॉप कोडॉन्स। इनको हम स्टॉप कोडॉन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, और अगर ट्रांसलेशन का प्रोसेस चल रहा है तो पर्टिकुलर अगर इनमें से कोई सा भी एक कोडॉन आ गया तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस वहीं पे हो जाता है स्टॉप। तो 3 होते हैं, UAA, UAG एंड UGA। नेक्स्ट, गिव वन एग्जांपल ऑफ अडप्टिव रेडिएशन, इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, पूछा है अडप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल दो। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिल्स, या फिर हम डार्विन फिंचेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राइट नेम ऑफ 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट्स हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को
अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर का नाम, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, अमीबिएसिस इज कॉज्ड बाय, यहां पर पूछा है कॉजल ऑर्गेनिज्म, तो अमीबिएसिस जिसको हम अमीबिक डाइसेंट्री भी कह सकते हैं, वो होता है ड्यू टू एंट अमीबा हिस्टोलाइटी का। नेक्स्ट, व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए। बेसिकली हम जानते हैं डीएनए से आरएनए बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट, ब्यूटायरिक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम आंसर क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछा है, सॉरी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म पूछा है, तो यहां पर जो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम है ये क्या प्रोड्यूस करता है? ब्यूटायरिक एसिड। यहां पर अपना कंप्लीट हुए हैं एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और फिल इन द ब्लैंक्स। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और इनका मार्क्स रहेगा 1/2 और वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स। वर्ड लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए हमें आंसर करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड? तो देखो, एल्ब्यूमिनस सीड वो सीड होते हैं जिसमें डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में एंडोस्पर्म कुछ अमाउंट में बच जाता है। इनको हम या तो एंडोस्पर्मिक सीड बोल सकते हैं या फिर हम इनको एल्ब्यूमिनस सीड्स भी कहते हैं। तो सीड्स विच हैव रेसिडुअल एंडोस्पर्म आर कॉल्ड एल्ब्यूमिनस सीड्स। एग्जांपल मेज। नॉन एल्ब्यूमिनस क्या होते हैं? जिसमें जब सीड डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो लास्ट में एंडोस्पर्म नहीं बचता, इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। तो ऐसे सीड्स को हम क्या बोल सकते हैं? या तो बोल दो नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर बोल दो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। तो सीड्स विच डू नॉट हैव रेसिडुअल एंडोस्पर्म आर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। रेसिडुअल का मतलब क्या है? बचा हुआ। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन? राइट द कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स pollinated by wind and water respectively। तो वो पॉलिनेशन जो वाटर के थ्रू होगा उसको हम बोल देते हैं वाटर पॉलिनेशन, और वो पॉलिनेशन विच अकर्ड ड्यू टू या बाय द विंड उसको हम क्या बोल देंगे? विंड पॉलिनेशन। Pollination occurs by wind is called wind pollination. Pollination occurs through water is called water pollination। अब यहां पर क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछा है कि उन फ्लावर्स के कैरेक्टर लिखो जो कि विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन दोनों से पॉलिनेटेड होते हैं। तो देख लेते हैं कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर पॉलिनेटेड बाय विंड। तो ऐसे फ्लावर्स में होते हैं वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, ओवरी में होगी सिंगल ओव्यूल, इनके पोलन ग्रेन्स होते हैं लाइट एंड नॉन स्टिकी, देन फेदरी स्टिग्मा। फेदरी स्टिग्मा इसलिए होते हैं ताकि विंड के अंदर जो पोलन ग्रेन्स घूम रहे हैं उनको ये कैप्चर कर सके। फिर आगे देख लें कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय वाटर। तो वाटर के केस में अगर हम प्लांट्स की बात करें तो स्पेसिफिकली एक्वेटिक प्लांट्स, उनके पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे? लाइट रिबन लाइक, एंड दे आर कवर्ड विद लेयर ऑफ म्यूसिलेज टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन देम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ डायग्राम ऑफ वेसेक्टोमी। थोड़ा सा नाम से देख लें, वेसेक यानी कि वेस्ट डिफरेंस, और जो वेसेक्टोमी होती है इट इज परफॉर्म्ड इन मेल्स। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो वेस्ट डिफरेंस होती है उसमें कट लगा के उसको वहीं पर टाई कर देते हैं, जिससे क्या होगा, टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन होगा वो आगे चल के ट्रांसफर यहां तक नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब सीधी सी बात है, रिप्रोडक्शन होगा प्रिवेंट। ठीक है, नेक्स्ट, राइट अबाउट टर्नर सिंड्रोम। अभी हमने देखा भी था एमसीक्यू में, इट इज कोज्ड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स, दैट इज 45 विद X0। फिर टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स के अंदर होता है, क्रोमोसोम्स का जो सेक्स क्रोमोसोम होगा उसमें से एक पेयर का एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है, इसलिए कंडीशन क्या होती है, 45 विद X0। कैरेक्टर की बात करें, ऐसी फीमेल कैसी होंगी, स्टेराइल। अगर स्टेराइल हैं तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। कंडीशन ऐसी क्यों होती है, क्योंकि इनकी ओवरीज होती हैं रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब होता है अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड का मतलब जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। इसके अलावा क्योंकि एक सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग है तो अल्टीमेटली रिजल्ट बोल सकते हैं या इफेक्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पे पड़ेगा। तो कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी ऐसी फीमेल के अंदर होते हैं अब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ डाई हाइब्रिड क्रॉस। जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, वहां पर हमने कई सारे क्रॉसेस पढ़े हैं, उसमें से पूछा है डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाइए। तो बुक के अंदर डायग्राम दिया हुआ है, हमें इसको बनाना है, और ऐसे एक ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, अगर ये ना बनाओ तो भी चलेगा, बट लिखने का तरीका बिल्कुल यही होना चाहिए। पहले पेरेंट्स लिखोगे, देन उनके गेमेट्स, देन F1 जनरेशन, फिर सेल्फिंग से पर्टिकुलरली F2 जनरेशन आएगी, और इसके फिनोटाइपिक रेशियो बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ डायग्राम ऑफ बायोगैस प्लांट। ये है माइक्रो वाले चैप्टर से, सीधा पूछा है बायोगैस प्लांट का डायग्राम बनाओ, तो एनसीईआरटी में जो है उसी को हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब जीन गन मेथड फॉर जीन ट्रांसफर। बायोटेक वाले चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स बोल सकते हैं जिनको हमने यूज किया था या यूज करते हैं फॉर जीन ट्रांसफर। उसमें से एक मेथड होता है जीन गन। तो देख लेते हैं आंसर कैसे करना होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलिस्टिक्स। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्लांट्स। In this method, the host plant is bombarded with high velocity microparticles of gold and tungsten coated with DNA. Then, by this method, desired DNA can be directly transferred into host plant. The velocity is so high that the microparticles penetrate the host plant, and then desired DNA joins with plant DNA to form recombinant DNA। 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसी अकॉर्डिंग आंसर कर दिया है, बस थोड़ा सा हमें समझाना है, पूरी डिटेल में नहीं जाना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन रोल ऑफ माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये भी है माइक्रोब वाले चैप्टर से, माइक्रोब का यूज बताना है इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसमें हम एग्जांपल लेंगे पेनिसिलिन का, देख लेते हैं। पेनिसिलिन सिक्रेटेड बाय पेनिसिलियम नोटेटम was the first antibiotic which discovered by Alexander Fleming while he was working on
स्टेफाइलोकोकाई। पेनिसिलिन प्रिवेंट्स द ग्रोथ of bacteria which causes certain या some other infections। फिर एंटीबायोटिक के बारे में भी थोड़ा सा लिखना है कि एंटीबायोटिक्स आर द ड्रग्स और केमिकल्स which prevents the growth of other bacteria which causes infections। After penicillin, antibiotics are prepared to treat several diseases like plague, diphtheria, whooping cough and leprosy। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। इसके बाद में अलग अलग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स डिस्कवर करेगी जिनको प्लेग, डिप्थेरिया, whooping cough और लेप्रोसी को ट्रीट करने में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो एग्रोबैक्टीरियम का यदि हम क्रोमोसोम देखें तो उस क्रोमोसोम में स्पेसिफिकली टीडीएनए होता है जो कि डिजीज कोर्स करता है डाइकोट प्लांट्स में। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से क्या करा, इस टीडीएनए को कट करके इसकी पोजीशन पर क्या लगा दिया, डिजायर्ड डीएनए। मतलब वो डीएनए जिसको हम प्लांट के अंदर ट्रांसफर करना चाह रहे थे। तो अब क्या होगा, ये जो इसका प्लाज्मिड है इसका इन्फेक्शन करने का तरीका तो वही है, प्लांट के अंदर एंटर होगा और जो डिजायर्ड डीएनए है टीडीएनए की लोकेशन पर उसको प्लांट के अंदर छोड़ देगा। देन डिजायर्ड डीएनए कंबाइन हो जाएगा प्लांट के डीएनए से, जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देख लेते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज अ पैथोजन टू डाइकोट प्लांट्स। इट कंसिस्ट ऑफ टीआई प्लाज्मिड। इस स्पेसिफिक प्लाज्मिड को हम क्या बोलते हैं, टीआई प्लाज्मिड, जो कि एक्चुअल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है विद टीडीएनए। व्हेन इट अटैक्स ऑन प्लांट it transfers its TI plasmid along with the tDNA which cause tumor in plant। Biogenetic engineering, by genetic engineering tDNA from TI plasmid is removed and desired DNA is placed। So when bacteria attach to plant it transfers TI plasmid along with the desired DNA which will combine with plant DNA to form recombinant DNA। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन एनी वन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। इस वाले क्वेश्चन में बायोटेक की एप्लीकेशन बतानी है अकॉर्डिंग टू द मेडिसिन। यहां पर जो एग्जांपल मैंने लिया है वो जीन थेरेपी के लिया है, तुम चाहो तो यहां पर इंसुलिन का एग्जांपल भी ले सकते हो। वो इंसुलिन जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिन। वो एग्जांपल भी ले सकते हो। यहां पर हम जीन थेरेपी देख लेते हैं। जीन थेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट हेरिडिटरी डिजीजेस। इट वाज फर्स्ट डन टू ट्रीट एडीए डेफिशिएंसी। एडीए मतलब एडिनोसिन डीअमीनेज, जो कि हमारी इम्यूनिटी में स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। अगर इसमें डिफेक्ट हो जाए तो कैसे उसको ट्रीट करते हैं,
जो पेशेंट है उससे लिम्फोसाइट्स को हम ऑब्टेन कर लेंगे, यानी कि lymphocytes from patient's blood isolated and cultured. Then functional ADAC DNA is introduced into lymphocytes and after the process lymphocytes are again returned to the patient. तो ये है जीन थेरेपी का प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, if diabetic patients are given unprocessed pro insulin, then what will be its effect? तो देखो, अगर वो पर्सन डायबिटिक है इसका मतलब नॉर्मली उसके अंदर इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो रहा है, या फिर वो हो रहा है तो उसकी अमाउंट कम है, तो बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं. लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है कि यदि हम अनप्रोसेस्ड इंसुलिन इसको दें तो उस पेशेंट पे क्या फर्क पड़ेगा. नॉर्मली इंसुलिन जब हमारी बॉडी में बनता है तो उसकी होती है प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग में इमेच्योर इंसुलिन से बनता है मैच्योर इंसुलिन, ये नेचुरल है. पर अब डायबिटिक पेशेंट है तो उसके अंदर नेचुरली तो वो इमेच्योर से मैच्योर की जो प्रोसेसिंग है वो नहीं हो पा रही है, तो हमें बाहर से जो इंसुलिन हम उसको दे रहे हैं वो हमें पहले से ही प्रोसेस्ड करके उसको देना पड़ेगा. अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो उसकी बॉडी में नेचुरली तो हो नहीं पाएगा, और जो इंसुलिन का मेन फंक्शन उस बॉडी में उसको परफॉर्म करना है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, वो नहीं हो पाएगा. तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, द अनप्रोसेस्ड प्रो इंसुलिन इज inactive form of insulin. It cannot convert into active form naturally in the diabetic patients. Inactive proinsulin cannot perform its function of inactive proinsulin cannot perform its function of maintaining blood glucose level. So unprocessed proinsulin is of no use to the diabetic patients. Next question, why should we conserve biodiversity? Explain with 2 reasons. तो इसमें 2 रीजन हमने कौन कौन से लिए, एक तो होगा नैरो यूटिलिटेरियन और एक होता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन. यूटिलिटेरियन मतलब यूटिलिटी. यहां पर हमें पूछा है क्वेश्चन में कि बायोडायवर्सिटी को हम प्रिजर्व करें तो क्या कारण हो सकते हैं कि हम उनको प्रिजर्व करें. तो यहां पर 2 कारण क्या क्या है, नैरो यूटिलिटेरियन एंड ब्रॉडली यूटिलिटेरियन. हम जानते हैं ह्यूमंस फॉरेस्ट से कई सारी चीजें को ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी कि वुड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक टेनिन्स, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स एंड ऑल्सो द प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस. तो ये सभी प्रोडक्ट तभी ऑब्टेन हो पाएंगे जब बायोडाइवर्सिटी कंजर्व रहेगी, अगर नहीं रही तो ये हम ऑब्टेन ही नहीं कर सकते. नेक्स्ट, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन. बायोडाइवर्सिटी अगर सही है तो वो क्लाइमेट और न्यूट्रिएंट साइकिल को भी रेगुलेट करती है. इसके अलावा ये बात हम जानते हैं कि प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन. जितने ज्यादा प्लांट उतनी ज्यादा एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन जो कि हम कंज्यूम करते हैं. तो डेंस फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट टू मोर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये आएंगे हमारे 3 मार्क्स के, जिसमें वर्ड लिमिट लगभग 100 वर्ड्स की होती है. तो चलिए स्टार्ट करें. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म विद डायग्राम. ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, ह्यूमन स्पर्म के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हुए डायग्राम बनाना है. तो देखते हैं. ह्यूमन स्पर्म कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक, टेल एंड मिडिल पीस. इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूरी की पूरी स्पर्म को कवर करती है. देन स्पर्म हेड में एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है जिसका एंटीरियर पोर्शन कवर्ड होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर
जिसे हम बोलते हैं एक्रोसोम। और यही वो खास स्ट्रक्चर है जो स्पेसिफिकली फर्टिलाइजेशन में अपना रोल प्ले करेगा। The acrosome is filled with enzymes that help in fertilization of the ovum. The middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail that facilitate sperm motility, which is essential for fertilization. तो यहां तक है स्पर्म का स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन। फिर डायग्राम जो बुक में है उसी को फॉलो करना है। ये हेड है, नेक है, मिडल पीस और टेल है, एक्रोसोम, न्यूक्लियस, हैप्लोइड, देन माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। इसको हम थोड़ा सा और देखें डिटेल में। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व दो तरह के होते हैं जैसा डायग्राम में दिख रहा है। एक तो ये रेड वाला है और ये ब्लू वाला है। दोनों के अंदर क्या फर्क है पहले समझ लें। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो यहां पर थोड़ा हम यदि देखें, अगर पर्टिकुलर एरिया में रिसोर्सेज होंगे अनलिमिटेड तो स्पीशीज क्या करेंगी, कंटिन्यू डिवाइड करेंगी। इनका मतलब स्पीशीज के अंदर रेगुलरली इंक्रीज इन ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो यदि हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखिए टाइम, पॉपुलेशन डेंसिटी, उनके नंबर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते रहेंगे क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। लॉजिक की बात करें तो एनवायरनमेंट में ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं। एक पर्टिकुलर टाइम तो जरूर ऐसा आएगा जब पर्टिकुलर एरिया में रिसोर्सेस क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। तो अगर इसको ध्यान में रखते हुए कर्व ड्रॉ होता है तो वो कैसा होगा, एस शेप्ड का। क्योंकि स्टार्टिंग में जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे तो पॉपुलेशन की ग्रोथ इंक्रीज हो रही थी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जब रिसोर्सेज होने लगते हैं खत्म। तो उस टाइम पे क्या होगा, पॉपुलेशन की ग्रोथ स्टेबल हो जाएगी, जिस कारण से ये एस शेप्ड कर्व बनता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। अब एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना है इसको, द रिसोर्सेस बिकम लिमिटेड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तो नो पॉपुलेशन कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। ये जो लगातार इंक्रीज होता है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दिस ग्रोथ मॉडल इज रियलिस्टिक, यानी कि लॉजिकली जो एनवायरनमेंट के अंदर एक्चुअल में होता है। एवरी इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट हैज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जिसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी, डिनोटेड बाय कैपिटल के। व्हेन n मतलब population density at particular time t is plotted in relation to the time t, the logistic growth curve shows sigmoid curve। ये जो S shaped कर्व बना है इसको हम sigmoid कर्व भी कहते हैं, which is also called Waldhurst-Pearl logistic growth। और इसको हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, dn/dt इक्वल्स टू Rn kn k माइनस एन अपॉन के। इस फॉर्मूला में n है पॉपुलेशन डेंसिटी एक पर्टिकुलर टाइम t, r होती है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, k कैरिंग कैपेसिटी। डायग्राम के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व ए, ये जो ए कर्व है ये कब है, जब ग्रोथ में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, यानी कि रिसोर्सेज कैसे हैं, अनलिमिटेड।
और जो कर्व बी है वो कब है, जब रिसोर्सेस कैसे हों, लिमिटेड, ये रिसोर्सेस है, यहां पर भी रिसोर्सेस। ठीक है, और साथ में ही ग्राफ भी बना देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स एंड ड्रॉ डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोसोम। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, पूछा है डीएनए हेलिक्स की जो पैकेजिंग होती है उसको बताओ और डायग्राम बनाओ न्यूक्लियोसोम का। हम जानते हैं, हमने जो पैकेजिंग पढ़ी है वो किसकी पढ़ी है, यूकैरियोट्स की पढ़ी है, तो उसी की प्रोसेस के बारे में देखेंगे। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इन यूकैरियोट्स। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स जिनका नाम होता है हिस्टोन्स। हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड्स लाइसिन एंड अर्जिनिन। बोथ द अमीनो एसिड रेसिड्यूज कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन। और क्योंकि हिस्टोन के अंदर ज्यादा अमाउंट किसकी होती है, लाइसिन अर्जिनिन की, इसलिए अल्टीमेटली हिस्टोन्स भी कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। देन ये जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है न्यूक्लियोसोम का है। सबसे पहले ये जो है ये क्या बन रहा है, हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, मतलब 8 डिफरेंट टाइप्स के हिस्टोन्स मिलके हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन करते हैं। फिर डीएनए जो कि कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड, वो इज पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन ऑक्टामर के आसपास क्या होगा, रैप होगा। और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। और यहां पर जो डीएनए रैप्ड हुआ है उसकी जो फ्री आर्म्स हैं या फ्री पार्ट रह गया है उसको ज्वाइन करने वाला कौन होगा, H1 हिस्टोन, यानी कि ये। ठीक है, फिर न्यूक्लियोसोम के बारे में भी थोड़ा सा हमें लिखना होगा। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। न्यूक्लियोसोम constitute the repeating unit of a structure in nucleus called chromatin, thread-like strand bodies seen in nucleus। न्यूक्लियस के अंदर यदि हम थोड़ा सा माइक्रोस्कोप की बात करें तो वहां पर जो देखने को मिलता है ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिन पर न्यूक्लियोसोम दिखते हैं इस तरह से मोती जैसे। तो ये तो क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। और ये जो मोती जैसे होते हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम के लिए ये भी कहा जाता है, दे आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब कि धागा, धागे पर मोती लगे हुए हैं, ऐसा इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, यहां पर कंप्लीट हुए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिनका आंसर हमें लगभग 100 वर्ड्स के आसपास देना होता था 3 मार्क्स का। अब हम लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हमारे पास आएंगे ऐसे टाइप क्वेश्चंस और ये रहेंगे 4 मार्क्स के। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि जैसा कि ट्रेंड बना हुआ है, लगभग जो बड़े क्वेश्चंस यानी कि जो लास्ट सेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं जनरली ये पार्ट्स में आते हैं। हो सकता है पार्ट में ना भी आए, पर यहाँ पर मैंने पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही करा है। तो देखो पहला पार्ट क्या पूछा है, नेम पैथोजन या नेम द पैथोजन विच कॉजेज मलेरिया। आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट
वो पैरासाइट जो मलेरिया कोज करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मलेरियल पैरासाइट, जो कि क्या है, प्लाज्मोडियम। तो इसकी लाइफ साइकिल को समझाना है, चलो देख लेते हैं। व्हेन फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट्स ह्यूमन, then sporozoites of plasmodium enters human body. It multiplies in hepatic cells, hepatic cells यानी हमारे लीवर की सेल्स, एंड ऑल्सो इन द आरबीसी ऑफ ह्यूमन। जब ये डिवीजन होता है तो इस समय एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं हीमोजोइन इज फॉर्म्ड विच कॉजेज शिवरिंग। अगर मलेरिया पेशेंट को तुमने देखा है तो उनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, भले ही 3-4 कंबल उड़ा दें तो भी ठंड लगती रहती है। उसका कारण क्या होता है कि हीमोजोइन रिलीज होता है और साथ में आरबीसी होती हैं रप्चर, रप्चर का मतलब फटती हैं। एज ए रिजल्ट उस पर्सन को लगातार ठंड लगती रहती है। देन नेक्स्ट, गेमेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब ये डिवाइड करेंगे तो क्या बनाएंगे, गेमेटोसाइट्स। गेमेटोसाइट्स दो होंगे, एक होगा फीमेल एक होगा मेल। फिर जब इसी इन्फेक्टेड पर्सन को दूसरा मॉस्किटो बाइट करेगा तो मॉस्किटो बाइट करने के साथ ही उन गेमेटोसाइट्स को क्या कर लेगा, टेकअप कर लेगा। व्हेन अनदर मॉस्किटो बाइट्स इन्फेक्टेड पर्सन, द गेमेटोसाइट्स एंटर्स इन मॉस्किटो and by gametogenesis gametes are formed which undergo fertilization in mosquito। यहां पर देखो थोड़ी बहुत बातें कभी कभी 1 नंबर क्वेश्चन में आ सकती है कि मलेरिया के केस में इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, स्पोरोजोइट। गेमेटोसाइट्स का फर्टिलाइजेशन कहां होता है, मॉस्किटो की बॉडी में, ना कि ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन से एज ए रिजल्ट क्या बनेगा, स्पोरोजोइट्स अगेन बन जाएंगे जो मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में एंटर कर जाएंगे। और फिर जब यही मॉस्किटो किसी दूसरे पर्सन को जाके काटेगा यानी कि बाइट करेगा तो स्पोरोजोइट रिलीज्ड एंड अगेन ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता रहता है, जिसे हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, इसका पार्ट, ड्रॉ डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। डायग्राम बनाना है। अच्छा, ये जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे मार्किंग स्कीम का भी थोड़ा सा ध्यान रख लें। टोटल मार्क्स 4 हैं। अब कौन सा पार्ट कितने नंबर का है ये हमें इस वाली मार्किंग स्कीम से समझना पड़ेगा। लिखा हुआ है 1+2+1 यानी कि जो इसका ए पार्ट है वो है 1 मार्क का, बी पार्ट है वो है 2 मार्क्स का, और जो सी पार्ट है वो है 1 मार्क का। डायग्राम जो एनसीईआरटी में है उसी को फॉलो करते हुए एज इट इज डायग्राम हमें ड्रॉ कर देना है, जिसमें कंप्लीटली प्रोसेस दिखाई हुई है मलेरियल पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्या पूछा है इसमें, द कंसिक्वेंस ऑफ एलिमिनेटिंग ऑल प्रोड्यूसर्स। यदि किसी फूड चेन में से हम सभी प्रोड्यूसर्स को हटा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। प्रोड्यूसर से ही फूड चेन स्टार्ट होती है, जिसको कौन कंज्यूम करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। अगर प्रोड्यूसर ही नहीं होंगे तो अल्टीमेटली किस पे इफेक्ट पड़ने वाला है, प्राइमरी कंज्यूमर, जिससे कि कंप्लीट फूड चेन हो जाएगी अफेक्टेड। रिजल्ट के अंदर या डायग्राम के साथ साथ यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इट डिमिनिशेस। डिमिनिशेस का मतलब हो जाएगा डिस्ट्रॉय, या फिर डिक्रीज। इट diminishes primary production in an ecosystem and hence unavailability of biomass to higher trophic level. Next, the consequence of eliminating all entities at herbivore level. अब यहाँ पर पूछा है कि यदि फूड चेन में से ये जो हर्बीवोर्स का लेवल होता है जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं, अगर इस वाले लेवल को हटा दिया जाए तो फूड चेन पे या क्या ट्रॉपिक लेवल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, प्रोड्यूसर्स
क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? बायोमास। जिनको कंज्यूम कौन करता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स। अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम हटा देंगे तो दो इफेक्ट क्या पड़ने वाले हैं? पहला तो सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए फूड प्रेजेंट्स नहीं है, दूसरा इस कंडीशन में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके नंबर क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि इनके नंबर कंट्रोल कौन रखता है? प्राइमरी कंज्यूमर रखता है या हर्बीवोर्स रखते हैं? तो आंसर देख ले, it would result in an increase in primary productivity and biomass of producers. Carnivorous animals due to unavailability of food will not survive, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? हर्बीवोर्स पे। फिर नेक्स्ट क्या पूछा है? राइट द कंसिक्वेंस ऑफ एलिमिनेटिंग ऑल कार्निवोर एंटिटीज। या इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स हैं ये, ठीक है। अगर किसी फूड चेन में सभी कार्निवोर्स को हटा दे तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो, प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम कौन कर रहे हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर और अल्टीमेटली टॉप कार्निवोर। और यहां पर यह भी है कि हर्बीवोर की पॉपुलेशन को ये रखते हैं अंडर कंट्रोल। कंट्रोल, जिससे कि उनके नंबर इंक्रीज ना हो। लेकिन इस वाले केस में क्या बोल रहा है कि यदि हम सभी कार्निवोर्स को हटा दें तो प्राइमरी कंज्यूमर के नंबर क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। अगर इनका नंबर इंक्रीज हो गया तो ये ज्यादा कंज्यूम किसको करेंगे? प्रोड्यूसर को करेंगे, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ओवर ग्रेजिंग। तो आंसर देख लें, देयर विल बी एन इंक्रीज इन हर्बीवोर पॉपुलेशन which results in overgrazing and hence desertification। क्योंकि desertification यानी कि प्लांट्स और प्रोड्यूसर के नंबर बहुत जल्दी कम होने लग जाएंगे। अगला पार्ट क्या पूछा है इसमें? डिफाइन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, तीनों को डिफाइन करना है। तो हम जानते हैं प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? They are all autotrophs such as plants and other photosynthetic organisms that prepare their own food are called producers. Consumers क्या होते हैं? All heterotrophs including birds, animals and other living organisms which depend on producers and other organisms for food are called consumers. यहाँ पर हम इसके टाइप्स बता देते हैं। There are 4 types of consumers. Primary consumers, जिनको हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स। और सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। फिर डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? दीज आर ऑल सेप्रोफाइट्स सच एज फंजाई और बैक्टीरिया विच डायरेक्टली फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर विच आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। और क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, इनको हम सेप्रोफाइट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने कंप्लीटली देखा है बायोलॉजी सैंपल पेपर। होप सो ये आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।